पहला ही क्वेश्चन है, भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है यह सहज होता है, ऑप्शन बी है यह परिवार में ही होता है, ऑप्शन सी यह कठिन होता है और ऑप्शन डी यह विद्यालय में ही होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? तो यह सहज होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने का सही क्रम क्या है? भाषा सीखने का सही क्रम क्या है? तो पहला ऑप्शन ए है कि बोलना, फिर सुनना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। ऑप्शन बी है पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। ऑप्शन सी है बोलना, पढ़ना, सुनना, फिर लिखना। ऑप्शन डी है सुनना, पढ़ना, बोलना, फिर लिखना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। पहले जो बच्चे होते हैं पहले सुन के अनुकरण करते हैं और सुनते हैं, सुन के अनुकरण करने के बाद तो क्या करते हैं, बोलते हैं और फिर पढ़ना शुरू करते हैं, फिर क्या करते हैं, लिखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? बी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो अगला क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं। भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं। ऑप्शन ए है प्रेरणा का सिद्धांत, ऑप्शन बी है क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, ऑप्शन सी है जीवन से जोड़ने का सिद्धांत और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो जो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि प्रेरणा का सिद्धांत भाषा शिक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत ही आता है। क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत भी भाषा शिक्षण का एक सिद्धांत है। जीवन से जोड़ने का जो सिद्धांत है ये भी भाषा शिक्षण का एक सिद्धांत होता है, जिसमें कुछ भी सिखाया जाता है तो बच्चे को उसके जीवन से रिलेट करके उन चीज़ों को सिखाया जाता है, अर्थात जो भाषा है उनके जीवन से जोड़ के पढ़ाने या सिखाने की क्रिया चलती है, तो इसे जीवन से जोड़ने का सिद्धांत है। तो अर्थात इसका जो आंसर होगा उपयुक्त डी होगा, उपयुक्त सभी होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो चौथा क्वेश्चन है, समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। यहाँ पे ध्यान से पढ़ेंगे कि क्या दिया है, समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है मूल्यों और विश्वासों का अर्जन, ऑप्शन नंबर बी है आनुवांशिकता का संचरण, ऑप्शन सी है एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखना और ऑप्शन डी है कौशलों का अर्जन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, आनुवांशिकता संचरण। आनुवांशिकता संचरण जो है समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं की जाती, अर्थात यह समाजीकरण प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। और उपयुक्त तीन विकल्पों की बात करें तो मूल्य और विश्वासों का अर्जन ये समाजीकरण की प्रक्रिया का एक हिस्सा है, अर्थात तो उसमें एक शामिल है। सी की बात करें तो यह एक संस्कृति की रीतियों और उसके मानदंडों को सीखना भी क्या है, समाजीकरण की एक प्रक्रिया है। और कौशलों का अर्जन भी क्या है, समाजीकरण की एक प्रक्रिया है। अर्थात ये तीनों ऑप्शन जो है सही हैं। और इसमें पूछा है कि चूँकि नहीं पूछा है तो नहीं के लिए इसमें जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा हो जाएगा, बी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो पांचवा क्वेश्चन है कि कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? व्याख्या देना, ऑप्शन ए है व्याख्या देना, बी है निर्देश देना, सी है पुरस्कार देना और डी है संवाद। तो अगर हम बच्चों के सामने जाएं और सीधा व्याख्या शुरू कर दें तो उन्हें वो कुछ नहीं सीख पाएंगे, मतलब वो रिलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। अर्थात यहाँ पे व्याख्या देना ये इसका महत्वपूर्ण गतिविधि नहीं होगी। निर्देश देना, उनको निर्देशित कर दें तो भी ये महत्वपूर्ण गतिविधि नहीं है। अगर उनको पुरस्कार वितरित कर दें तो भी महत्वपूर्ण गतिविधि नहीं है। लेकिन अगर उनको भाषा अर्जन अगर सिखाना है, ठीक है, तो उनको क्या करना चाहिए कि उनको
संवाद का यानी एक दूसरे से बात करने का मौका देनी चाहिए, अर्थात इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, संवाद होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो छठवां क्वेश्चन है कि जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करे तो उसे क्या कहते हैं, अर्थात उसे कहते हैं क्या कहते हैं। ऑप्शन ए प्रयत्न का सिद्धांत, ऑप्शन बी अनुकरण का सिद्धांत, ऑप्शन सी क्रियाशीलता का सिद्धांत और ऑप्शन डी अभ्यास का सिद्धांत। तो जब क्लास में जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो जो छोटे बच्चे होते हैं अपने अध्यापक की बातों का अनुसरण करते हैं और उनकी तरफ व्यवहार में लाने का प्रयास करते हैं, अर्थात यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, अनुकरण का सिद्धांत। ठीक है ना, बच्चे क्या कर रहे हैं, अनुकरण कर रहे हैं, तो क्या होगा, अनुकरण का सिद्धांत होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन है साहचर्य का नियम। साहचर्य का नियम है क्या है, समानता का नियम है, वैषम्य का नियम है, समीपता का नियम है या उपयुक्त सभी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, उपयुक्त सभी होगा। क्या होगा, उपयुक्त सभी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है। भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है। ऑप्शन ए है पूर्व प्राथमिक कक्षा को, ऑप्शन बी है प्ले वे विद्यालय को, सी है घर को और डी है उपयुक्त सभी को। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा, क्योंकि बच्चा जो है सबसे पहले अपने घर में सीखना प्रारंभ करता है, भाषा को सीखता है। आगे 9वें क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन है बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। यह सिद्धांत किसने दिया, ठीक है ना, अर्थात यह कौन मानता है कि बच्चे जो हैं भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। ऑप्शन ए है L.S. वाइगोत्स्की, बी है इवान पावलोव, सी है नाओम चॉम्स्की और डी है जीन पियाजे। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा चॉम्स्की होगा। जो चॉम्स्की हैं ये मानते हैं कि बच्चे जो होते हैं भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता यानी जो उनमें भाषा सीखने की क्षमता होती है वो कैसी होती है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन की देखें तो ऑप्शन ए है अनुकरणीय होती है, ऑप्शन बी बिल्कुल भी नहीं होती है, ऑप्शन सी जन्मजात होती है और ऑप्शन डी अर्जित होती है। अर्थात जो बच्चे होते हैं उनमें भाषा सीखने की क्षमता किस प्रकार की होती है, क्या वो अनुकरणीय होती है, क्या वो उनमें बिल्कुल भी नहीं होती यानी भाषा सीखने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं होती, और सी है क्या उनमें भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, क्या वे अर्जित की जाती हैं। ठीक है ना, तो जो बच्चों में जो भाषा सीखने की जो क्षमता है क्या होती है, जन्मजात होती है। चूँकि अभी हमने जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में देखा कि वाइगोत्स्की का मानना था कि बच्चे जो होते हैं कि भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, अर्थात उनमें वो जन्मजात पाया जाता है। तो आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन है कि सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना। ठीक है ना, कि सीखी हुई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना क्या कहलाता है, विस्मरण कहलाता है, ऑप्शन बी स्मरण कहलाता है, ऑप्शन सी धारण है और ऑप्शन डी चिंतन। यानी वो क्या कहलाता है, तो
सीखी हुई बात को धारण करने और पुनः पुनः स्मरण करने में असफल होना क्या कहलाता है? विस्मरण कहलाता है। इसे ही क्या कहते हैं? विस्मरण कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि क्वेश्चन नंबर 12 है, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं। यह कथन किसका है? बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए जीन पियाजे का है, ऑप्शन बी स्किनर का है, ऑप्शन सी पावलोव का है, ऑप्शन डी वाइगोत्स्की का है। तो यह किसका कथन है कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं? तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, वाइगोत्स्की। ठीक है ना। वाइगोत्स्की का मानना है कि जो बच्चे होते हैं ये सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा भाषा को सीखते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो 13वां क्वेश्चन है कि सीखना एक तरह के व्यवहार का, ठीक है ना, सीखना एक तरह के व्यवहार का क्या है? ठीक है ना। संशोधन है, यानी ऑप्शन ए है संशोधन है, बी है बचाव है, ऑप्शन सी है विस्तार है और डी है प्रसार है। यानी भाषा जो सीखना है ये किस एक तरह के व्यवहार का क्या है? क्या यह संशोधन है, क्या बचाव है, क्या विस्तार है या प्रसार है? तो जो सीखना है एक तरह के व्यवहार का संशोधन होता है। ठीक है। आगे की तरफ बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा बुद्धि और विकास का प्रथम चरण है? निम्न में से कौन सा बुद्धि और विकास का प्रथम चरण? ऑप्शन ए है नैतिक विकास, ऑप्शन बी है शारीरिक विकास, ऑप्शन सी है सामाजिक विकास और ऑप्शन डी है मानसिक विकास। ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा बुद्धि और विकास का प्रथम चरण है। तो जो इसका प्रथम चरण होता है वो क्या होता है? शारीरिक विकास होता है। प्रथम चरण क्या होता है? शारीरिक विकास होता है। चूँकि बौद्धिक और बुद्धि और विकास के चरण की बात करें तो बुद्धि व विकास, बुद्धि और विकास के कुल 5 चरण होते हैं। कुल कितने चरण होते हैं? 5 चरण होते हैं। पहला जो होता है शारीरिक विकास का क्रम होता है, दूसरा होता है मानसिक विकास होता है, तीसरा संवेगात्मक विकास होता है, चौथा होता है नैतिक विकास होता है और 5वां सामाजिक विकास होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन यानी अंतिम क्वेश्चन है। ये अंतिम क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषा, उच्च प्राथमिक स्तर बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषा, यानी बच्चों की भाषा कैसी है? क्या वह एक संसाधन है कि एक समस्या है, एक पहेली है या एक चुनौती है? ठीक है ना। उच्च प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की जो भाषा होती है वो कैसी होती है? तो वो भाषा एक संसाधन होता है। क्या होता है? एक संसाधन होता है। आज के लिए बस